ये खत्म हो जाएगा, क्या नई धरती पर इंसान जाके बस पाएंगे? क्या इंसान यहां इस धरती पर भी कहीं से आकर बसे हैं? ये भी बड़ी बात यहां पर पैदा होती है। डॉक्टर मार्तंड झा हमारे साथ कंट्रीब्यूटिंग एडिटर के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इस जानकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने एनालिसिस के साथ। डॉक्टर मार्तंड, क्या वाकई हैबिटेबल जोन में मिलना इस बात की गारंटी होता है कि हम कहीं और जाकर बस सकते हैं, जी सकते हैं? और दूसरी बात ये, अगर ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो वॉयेजर 1 को ही सोलर सिस्टम पार करने में 35 साल लग गए थे। तो क्या ये इतनी दूर है कि वहां तक जाना भी एक बड़ी बात होगी? डिटेल्ड एनालिसिस आपका। जी, मेरा ये बहुत ही पसंदीदा विषय है। मनुष्य जाति ने हमेशा सोचा है कि वो धरती से बाहर जाके अपना जीवन यापन करे। लेकिन हम एक स्पेस में कहते हैं एक टर्मिनोलॉजी दैट वी आर प्राइमरीली अर्थ बाउंड स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि हम जिस तरीके से बने हैं वो इस पृथ्वी के लिए बने हैं, इस धरती के लिए बने हैं। किसी और ग्रह के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं हुआ है। हम वैज्ञानिक खोज के लिए दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं, जाते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे ग्रह पर हम जी लेंगे। जहां तक मुझे लगता है मानव जाति अभी वहां तक नहीं पहुंची है कि बिना अरबों खरबों रुपया उसमें फूके आप वहां जी पाए। ये मेरा एक पर्सनल टेक है इस चीज पर। आप मार्स पर चले जाइए, मंगल पर चले जाइए, हम जा क्यों रहे हैं पहले इसका एनालिसिस करना होगा। मेरे विचार में इसके दो एनालिसिस हैं। पहला तो ये साइंटिफिक इसका एनालिसिस है। उसका मतलब ये कि बाहर के प्लैनेट्स पे अगर कोई धातु मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज मिल रही है जिससे मानव जाति का विकास हो सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इसी के लिए सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है। ऐसी कोई चीज हमें मिल जाए जिसका उपकरण के तौर पर धरती पर प्रयोग किया जा सके। दूसरा ये मानसिक कुतूहल। मैं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक मानसिक कुतूहल की ही जद्दोजहद मानता हूं। दोनों चीजें जब एक साथ कंबाइंड होती हैं तब स्पेस प्रोग्राम या जो स्पेस पॉलिसी है उसको आप एक पूरी अच्छी नजरिए से देखते हैं। मैंने अपना पूरा पीएचडी और एमफिल स्पेस पर लिखा था और उस पर मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट से बात की। जिनसे मैंने बात की उनका प्राइमरीली यही कहना था कि हम लोग इतना पैसा जो खर्च करते हैं स्पेस में जाने के लिए, पहले उसका असेसमेंट जरूरी है। असेसमेंट क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि क्या वहां बाहर जाकर क्या सिर्फ हम एक तरह का जिसको पॉपुलर चालू भाषा में हिंदी में कहा जाता है ना टशन दिखाने के लिए, टशन दिखाने वाला मामला बिल्कुल नहीं है। अगर आप खरबों डॉलर्स खर्च करके आउटर स्पेस में जा रहे हैं तो वहां से लेके क्या आ रहे हैं, ये मेरा एक एनालिसिस है। बाकी आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, वाकई वाकई आपने बड़ा और दायरा दे दिया इस चीज को। लेकिन अगर नई धरती ये मिल गई है और वो हैबिटेबल जोन में है, यानी वहां पानी उस फॉर्म में है, पानी है तो जाहिर सी बात है H2O उसको हम बोलेंगे, यानी ऑक्सीजन भी वहां पर सस्टेन कर रही है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर मिलेगी, कई चीजें बहुत सारी हैं। तो फिर यही चीजें तो हमें इस धरती पर जरूरी होती हैं। ये भी अगर वहां मिल रही हैं उसी एनवायरमेंट में, तो क्यों नहीं रह पाएगा ये शरीर एक बार वहां पहुंच जाए तो? सवाल अच्छा है, मैं इसका दो तरह से जवाब देना चाहता हूं। पहला तो ये कि हम लोग जो आज बने हैं, जहां तक पहुंचे हैं, जिसकी यात्रा एंथ्रोपोलॉजी की एक यात्रा कही जा सकती है, मानव का विकास, मानव जाति जहां तक आज पहुंच पाई है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल, दशक दर दशक, फिर सेंचुरी दर सेंचुरी, आज हम वहां खड़े हैं एक बहुत बड़ी यात्रा के बाद। आपका सवाल है कि अगर सिर्फ H2O मिल रहा है तो हम वहां क्यों नहीं रह सकते हैं? सिर्फ H2O मिलना भर मेरे विचार में काफी नहीं है। क्या हम लोग जो आज जी रहे हैं सिर्फ H2O की बदौलत जी रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें? अगर हम एक सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करते हैं तो सिर्फ पानी के अंश मिल जाना काफी भर नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है। सिर्फ पानी के अंश मिल जाना ही काफ़ी नहीं है, ये आपका एनालिसिस है, क्योंकि जीने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर मार्तंड झा, ये जी। क्या दरवाजे नहीं खोलता है? अगर हम कुछ दिन पहले ही जिक्र कर रहे थे कि ये सोलर सिस्टम 1 अरब साल बाद खत्म हो जाएगा, हालांकि 100 करोड़ साल का वक्त है, मानव के हिसाब से बहुत बड़ा वक्त है, और तब तक और खोज होंगी। शायद एवियोनिक्स इतना आगे बढ़ जाए कि हम स्पीड को भी बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर सकें, आगे ले जा सकें।
लेकिन बात यह है कि क्या हम इस धरती पर ही पैदा हुए या हम भी यहां पर कहीं और से आकर यहां पर सस्टेन हुए हैं, ये भी तो अभी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि रिसर्च इस बात की भी हो रही है कि ह्यूमन स्पीसी इस धरती पर भी कहीं और से तो नहीं आई है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, इसका एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि हम लोग जो हैं, हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, बार बार ये सोचते हैं क्या ये काफी है, क्या इससे आगे कुछ निकला जा सकता है। हम अमीर से अमीर हो जाएं, कितना ही पैसा कमा लें, फिर भी हमें लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ कसर रह गई है, और उस कसर को पूरा करने के लिए साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में हमारी रुचि, और हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं उनकी रुचि हमेशा स्पेस में इसी वजह से रही थी कि देखिए, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया था, मैं बीच में अपनी बात को खुद ही काट रहा हूं, जी। और ये बोलना चाहता हूं कि स्पेस में जाना और वहां पा लेना कि मान लीजिए कोई दूसरी स्पीसीज हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा भी तो हो सकता है। हम ये सोच रहे हैं कि हमने एक H2O पा लिया है किसी खोज में, किसी रिसर्च में, लेकिन अकेला होना पूरे ब्रह्मांड में और किसी और प्रजाति के साथ होना, दोनों ही खतरे की निशानी, अकेला दोनों होना ही या खतरे की किसी और निशानी। के साथ होना खतरे की निशानी है। लेकिन ये सोच जी। और ये निष्कर्ष निकालना, ये कितना बड़ा स्टेप है। जाहिर सी बात है साइंटिस्ट अब यहीं पर नहीं रुकने वाले, वो इसके आगे भी जाएंगे, डाटाज और एनालाइज करेंगे। शायद आगे आने वाले दिनों में और बेहतर टेलीस्कोप हो, या और बेहतर हमारे पास इक्विपमेंट हो, या और बेहतर स्पेसक्राफ्ट हो जिनसे हम और आगे जाकर इस तरह की रिसर्च कर सकें। तो ये तो अब एक दरवाजा, एक विंडो ओपन हुई है, ये तो एंडलेस है, कहीं भी ले जा सकती है। देखिए, ब्रह्मांड तो अपने आप में मानव जाति के लिए एक विंडो है। एक फिजिक्स का अगर आप इतिहास देखें तो आप पाएंगे बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था। जो, अगर आपको याद हो, वो जमाना जब हम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में डिस्टर्ब स्क्रीन देखते थे, जिसमें सफेद स्क्रीन पर काले डॉट्स आते थे। जी अगर आपको याद हो, अब जी तो मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद होगा, लेकिन जी 90s में जिन्होंने देखा है, उन्होंने, जब टीवी में डिस्टरबेंस होती थी, एंटीना घुमाते थे, उसके बीच में काले एग्जैक्टली डॉट्स आते थे। हाँ काले डॉट्स क्या है? वो बिग बैंग थ्योरी पे जो लाइट निकली है, वो काले डॉट्स उसी को दिखा रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग 1 अरब साल पीछे का जो एक तरह से टाइम मशीन ही तो देख रहे हैं, राइट? ये जो उस समय क्या हुआ था बिग बैंग के समय पर, जो पॉजिटिव चार्ज थे वो नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल कर रहे थे। एक ने एक को कैंसिल किया, दो ने दूसरे को कैंसिल किया, एक अरबवे ने एक अरबवे को कैंसिल किया। उसके बाद एक अपवाद निकला, मतलब 1 अरब के बाद जो पहला पार्टिकल आया, उसको उसका साथी, उसका पार्टनर नहीं मिला, वाकई तो बच गया। फिर वही प्रक्रिया शुरू हुई। तो एक, कई मायनों में हमारा ब्रह्मांड ही एक तरीके से एक अपवाद है कि हर 1 अरब के बाद एक ऐसा पार्टिकल चार्ज होता था जिसको अपना पार्टनर नहीं मिलता था, और उससे आपकी पूरी आकाशगंगा बनी है, उससे आपका पूरा कॉन्स्टिलेशन बना है। तो हमारा जीवन, हम जो खुद एज अ प्रजाति जहां पर आए हैं, ये पूरी तरह